हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सॉरी मैं आपको इतने दिन से कोई वीडियो नहीं दे पाई बिकॉज आई वॉज रियली समवॉट बिजी इन सम वर्क्स, बट फॉर नाउ आई कैन ओनली से कि हाँ अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी। एंड आज आज से पहले का टॉपिक क्या था, हम लोगों ने चार्टर एक्ट्स के बारे में डिफ़ाइन किया था। चार्टर एक्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे 2020 ईयर्स में आ रहे थे और उनके जो भी वीडियोस हैं मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। ये तो चार्टर एक्ट के बाद में कोई और वो जो लास्ट चार्टर एक्ट था 1850 कौन सा था याद करें आप? 1856 का था, सॉरी 1853 का था, सॉरी माय मिस्टेक। 1853 के बाद में 1857 में सबको पता है रिवॉल्ट हो गया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी बोला जाता है। तो उसमें क्या हुआ था कि रिवॉल्ट जो हुआ था उसके बाद में इंडियंस की जो एक पावर थी ब्रिटिश पहचान गए थे और उन्होंने अब हटा दिया था कंपनी को बीच में से कि नहीं अब उन लोगों ने क्या कहा, एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि हम इंडियंस को दिखाएंगे कि अब हमारी कंपनी हट गई है, अब कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, अब आप हिज मैजेस्टी या हर मैजेस्टी के अंडर में रहेंगे। बट दैट वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग थिंग। पहले से उनके हाथ में पावर थी कंपनी की, तो बस एक मीडिएटर थी कंपनी। तो उसके बाद में एक नए एक्ट्स निकाले गए और जिन्हें नाम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो जैसे ही हमारा रिवॉल्ट होता है ना 1857 का, उसके बाद में डायरेक्टली हम क्राउन रूल से शिफ्ट हो जाते, कंपनी रूल से शिफ्ट हो जाते हैं क्राउन रूल के ऊपर। तो इसे 1857 के बाद वाले सारे जो भी एक्ट पास हुए उन्हें क्राउन रूल के अंदर में कहा गया है। तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया क्योंकि ये पर्टिकुलरली इंडिया के लिए ही था। उन्होंने दिखाया कि हाँ हम इंडिया के लिए ही बना रहे हैं ये इस तरीके का एक एक्ट। सो सिग्निफिकेंट था ये क्योंकि रिवॉल्ट के जस्ट बाद में हुआ था। और इन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट होगा। ये पूछ लिया जाता है कि विच वॉज एक्ट विच वन नेम्ड एज अ एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विच एक्ट एबॉलिश द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी रूल्स इन इंडिया वगैरह वगैरह, या कौन से में ट्रांसफ़र हो गई थी हमारी पावर्स टू द टेरिटरी टू द ब्रिटिश क्राउन। ओके, सो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो फीचर्स जो इस एक्ट के थे वो क्या थे कि उन्होंने कहा कि अब तो भैया सारा का सारा काम करने का इन द नेम ऑफ योर मैजेस्टी होगा। मतलब उस टाइम जो क्राउन के पास पावर गई थी तो उन्होंने क्या करा, देखो अब से पहले हमारे पास सेंट्रलाइजेशन हुआ। सेंट्रलाइजेशन का मीन्स क्या था, उन लोगों ने सारी की सारी जो छोटी छोटी टेरिटरीज थी उन सबको मिला के एक बंगाल में इसका हब बना दिया था और वहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो गवर्नर जनरल है और जो एक हाँ डबल गवर्नमेंट का भी रूल था, याद है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, तो उन दोनों को अबॉलिश करेंगे। तो दो मेन पार्ट इसके यही हैं कि सारी पावर मैजेस्टी के पास, हर मैजेस्टी के पास जाएगी और जो हमारे वाइसराय हैं वो मतलब गवर्नर जनरल जो है उसकी डेस्टिनेशन चेंज कर दी जाएगी वाइसराय से। वाइसराय फर्स्ट वाइसराय कौन थे हमारे? लॉर्ड कैनिंग बने थे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। और डबल गवर्नमेंट ख़त्म करी, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ख़त्म कर दिया और एक नई बना दी, वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये एक अच्छा पॉइंट निकलता है यहाँ से कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया था सारे के सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। और जो मेंबर था इसका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे वो कैबिनेट थे इसके, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी सब ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसको हमारा रिपोर्ट देंगे ये लोग। और इसने 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई थी। पूछ लेते हैं कितने मेंबर की काउंसिल थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करने के लिए? तो एक एडवाइजरी बॉडी थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, ये मतलब सजेशंस दे सकती है, कुछ एक्शन नहीं ले सकती है अभी। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसका एक चेयरमैन भी बना दिया था ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, स्टेट इन काउंसिल, वो कॉर्पोरेट और कैपेबल थी। सुइंग मतलब से मतलब वो आंसरेबल है। इंडिया आंसरेबल मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट अब आंसरेबल रहेगी, किसके आंसरेबल रहेगी कि इंडियंस के लिए आंसरेबल रहेगी। जो हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके लिए आंसरेबल रहेगी। अब तुम उससे सू कर सकते हो, मीन्स उससे आंसर्स कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वाला तो एक्ट यहीं पर था। उसके बाद में दूसरा एक्ट आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जो कि 1861 में पास हुआ। और इसने देखो इंडियन काउंसिल्स एक्ट सब जो आएंगे ना, ये पूरा एक सीरीज़ बनेगा इनका। 61 में आएगा, 92 में आएगा, 1909 में आएगा, ठीक है। जैसे चार्टर एक्ट्स बने थे वैसे ही अब इंडियन काउंसिल एक्ट्स बनेंगे।
तो इंडियन काउंसिल एक्ट्स के अंदर हमारा क्या होगा, देखिए मेन फीचर इसका था कि ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बना दिए इन्होंने इंडियंस के लिए लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि वॉइसरॉय अब जो है नॉमिनेट करेगा कुछ इंडियंस को। देखिए अभी उन्होंने कहा ना कि सू कर सकते हो, सू करने के लिए आंसरेबल होने के लिए कोई होना तो चाहिए जैसे आंसरेबल हो। तो इन्होंने एक लॉ मेकिंग प्रोसेस के थ्रू एक मतलब एक वॉइसरॉय को कहा कि तुम कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, नॉन ऑफिशियल देख लीजिए, ऑफिशियल किसी वर्क में नहीं होंगे ये, बट हाँ इन्हें पता होगा कि क्या हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस किस को बना। और हाँ ये पूछा जाता है कौन कौन थे 3 मेंबर, कि राजा ऑफ बनारस, राजा महाराजा ऑफ पटियाला और सर इनकम टाउ, ये 3 लोग थे जिन्हें नॉमिनेट किया गया। इससे क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। पहले वो पूरा बना के एक बंगाल में मेन बना दिया हब, अब क्या करेंगे डिसेंट्रलाइज करेंगे। और उन्होंने बॉम्बे को, मद्रास को जो था उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस दे दी। पहले इन्होंने लॉ मेकिंग पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी छीन ली थी, अब इन्होंने वापस दे दी। छीनी कब थी, जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट बना था उसके बाद में सॉरी चार्टर एक्ट आया 1833 में। तो इस जगह पर इनकी पूरी पावर ख़त्म हो चुकी थी, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी। इसने क्या प्रोवाइड करा, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमारे जो प्रोविंसेस थे वो मतलब बंगाल के और नॉर्थ वेस्ट में और पंजाब में, इन जगह पर नए काउंसिल्स बैठा दिए। कहाँ कब बैठाए वो, हमारे 1862 में, 1886 में और 1897 में, 1897 में, ठीक है। ये इसका मेन पार्ट क्या है कि हमारे जो राजा बनारस थे, महाराजा ऑफ पटियाला थे और सर दिनकन राव थे, वो पहले 3 इंडियंस थे जिन्हें हमने चूज़ किया, सेलेक्ट करा था, ब्रिटिशर्स ने नॉमिनेट करा था, ठीक है। इतना पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। इसने क्या करा, जो वॉइसरॉय को पावर्स दे दिए कि वो रूल्स बना सकते हैं और वो ऑर्डर्स पास कर सकते हैं ट्रांजैक्शन और बिजनेस के लिए, मतलब जो भी बिजनेस के लिए ज़रूरी होंगे वो। और एक पोर्टफोलियो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया 1859 में। इसमें क्या होगा, वॉइसरॉय जो काउंसिल जो है वन ऑफ द मोर मतलब एक से ज़्यादा भी डिपार्टमेंट में वो अपना ऑथोराइज हो सकता है और उनके बारे में इंटरफेयर कर सकता है, मैटर्स में उनके बारे में बोल सकता है। और इतने वॉइसरॉय को पावर दे दी कि वो ऑर्डिनेंसेस, बिल्स वगैरह पास कर सके लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। कुछ अगर इमरजेंसी है तो वो इमरजेंसी को वहाँ पे लगा सके। तो ये जो ऑर्डिनेंस होते थे ना, इनका जो टाइम होता था वो 6 मंथ्स के लिए होते थे। अभी इसके बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया, उसके बाद में 1909 में आया, और उसके बाद में फिर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी आज के लिए हम बस यही करेंगे कि हम आज पहला इंडियन काउंसिल एक्ट करा हुआ है, बाकी के 2 इंडियन काउंसिल एक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाएंगे, उसके बाद में हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी।